नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि 5,000 साल से गोल्ड इतना रेलेवेंट क्यों है? कितनी सभ्यताएं आई गई, कितनी करेंसीज यहाँ पे आई, सोने के सिक्के चले, चांदी के चले, कॉपर का, अब यहाँ पे करेंसी का माहौल है, फिर क्रिप्टोज हमने आते हुए देखा। लेकिन ये मेटल्स जो है, ये 5,000 साल पहले भी जितना रेलेवेंट था, आज भी उतना रेलेवेंट क्यों है ये मेटल्स? और आपने देखा है कि जैसे जैसे इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो ज्वेलरी डिमांड हमारी यहाँ पे कम हो रही है। और हम बोल रहे हैं कि अब जितनी ज्वेलरी हम पहले खरीद पाते थे वो अब हम कभी नहीं खरीद पाएंगे, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर भी इसे खरीद कौन रहा है? प्राइसेस क्यों यहाँ पे हायर साइड जा रहे हैं, और क्यों खास है उन सब तबकों के लिए ये कमोडिटी जो कि किसी भी कीमत पे इसे लेने के लिए तैयार है, यानी कि रिकॉर्ड हायर प्राइस पे। इनकी तीन बड़ी यहाँ पे खासियत है, जिसमें है कि यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, करेंसी रिस्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं तो इसकी अपनी वैल्यू होती है। और जब गोल्ड एक बार ही आपके पास आता है तो इसकी वैल्यू मतलब हमेशा आपके साथ रहती है। ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है। गोल्ड को आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जाके आप बेच सकते हैं और आप वैल्यू ले सकते हैं इसकी। और दूसरी चीज है कि जब एक बार, जैसे कि आपने सपोज किसी कंपनी का यहाँ पे शेयर खरीदा, वो कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो सकती है, वो कंपनी खत्म हो सकती है, और आपके जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ जा सकते हैं, आपका निवेश का पूरा जो धन है। लेकिन अगर आप अपने गोल्ड को ले लिया तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डिफॉल्ट रिस्क है वो यहाँ पे नहीं होता है। करेंसी के प्राइसेस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि करेंसी रिस्क की बात मैं करूं, अगर सपोज आपने यहाँ पे गोल्ड खरीदा और सपोज आपके पास यहाँ पे एक बैंक में आपका अकाउंट है। अब आपके उसमें कोई वॉर सिचुएशंस आता है, सपोज यहाँ पे हम ईरान का ही एक मामला ले लें, जिन्होंने लीरा में अपना वहां पे बैंक में पैसा रखा होगा और जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड में निवेश किया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मल्टीपल टाइम्स वहां पे एक दिन में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिन्होंने गोल्ड ली उनकी जो निवेश है वो इंटैक्ट है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि करेंसी फैक्टर देखा जाए वो लगातार ईरान में अभी डिवैल्यू हो रही है। तो यहाँ पे ये रिस्क भी आपको नजर नहीं आता है। तो ये रिलायबिलिटी और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये इसे बहुत खास यहाँ पे बनाती है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इसका है ये आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कैसे गोल्ड जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बनाए रखे हुए है, कौन कौन तबका इसे खरीद रहा है, क्या इसका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, और आपको क्यों ये कमोडिटी या ये जो धातु है आपके पोर्टफोलियो से लेके आपके जीवन में रहना चाहिए, और कैसे ये आपके निवेश को सुरक्षित करके चल रहा है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है और मैंने कोशिश करी है कि वहां वो डेटा मैं आपसे शेयर करूं जो डेटा आपको इजिली अवेलेबल नहीं होता है, और जो आपको लॉजिकली समझाएगा कि गोल्ड जो है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसे बहुत बड़ा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है वो उनके लिए जरूरी है जो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं गोल्ड प्राइसेस में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं अपने लाखों रुपए को। 1952 में, 50s में अगर देखा जाए उस डिकेड में, तो यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी की डिमांड जो थी वो 400-600 टन थी। और जितना भी सोना यहाँ पे कंज्यूम होता था वो 70-80% हमारा ज्वेलरी में चला जाता था। ये आपको वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब दुनिया उससे रिकवर हो रही थी। अगर 60s के डिकेड में देखा जाए तो ये जो हमारा जो खपत थी वो बढ़ती हुई नजर आई, 600 से 900 टन की थी। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था किसका? यूएस का और यूरोपियन यूनियन का। वो मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, तो साथ साथ में ज्वेलरी डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। 70s के डिकेड में क्या था? और प्राइसेस यहाँ पे जरूर ध्यान में देखिएगा, $35 है यहाँ पे, $150 हुआ। यहाँ पे ब्रिटेन वुड हटा, निक्सन ने यहाँ पे इसे फिर से बढ़ाया प्राइसेस को। और यहाँ पे जो खपत थी, अब आप देखिए $35 पे इतना ही टन का इजाफा हुआ था। लेकिन जब हम $150 पे आ गए तभी भी यहाँ पे इसकी जो डिमांड थी क्वांटिटी वाइज वो बढ़ती रही। 1,000 से लेके 1,200 टन हमारा था ज्वेलरी में। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ज्वेलरी का वो धीरे 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 यहाँ पे कम होता जा रहा था। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा था और गोल्ड स्टैंडर्ड को एंड किया गया था। ये वो वाला दौर था। 1980 में देखेंगे प्राइसेस $150 से $450 चला गया, यानी कि 3 गुना होता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी हमारी जो ज्वेलरी डिमांड थी वो बढ़ रही थी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 70-80% से हमारा 55% हो गया। ये कौन सा एरा था? यहाँ पे हुआ था राइज ऑफ ब्रांडेड रिटेल ज्वेलरी चेन्स आए थे ग्लोबली। 1990s में प्राइसेस नीचे की तरफ आया और ये आ गया आपको $100 नीचे की तरफ।
1,000 से 2,400 टन यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड बिल्कुल पीक पे थी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो 70-80% है। यहाँ पे 80% आपको ज्वेलरी डिमांड भी है और प्लस आपको क्वांटिटी बढ़ता हुआ नजर आया है, इसे हम कहते हैं पीक। अब ये पीक में हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन थी, हमारे देश की, क्योंकि इंडिया का ये लिबरलाइजेशन वाला टाइम था और यहाँ पे रिकॉर्ड हाई डिमांड गोल्ड का बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा करेंसी भी अपनी डिप्रिशिएट हुई थी, लोगों ने आमदनी तो बढ़ी थी लेकिन लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे फिर से अपनाया था। 2000 का डिकेड आया तो प्राइसेस यहाँ से $350 से $600 के करीब गया, लेकिन हमारा जो डिमांड था वो बढ़ता चला गया। ज्वेलरी का क्वांटिटी वाइज 2200 टन से 2600 टन हो गया, लेकिन परसेंटेज वाइज हम आ गए यहाँ पे 65% पे। चाइना ने यहाँ पे खरीदना शुरू किया और यहाँ से चाइना, जब यहाँ तक तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर थे, यहाँ से चाइना की एंट्री शुरू होती है और 2010 में जब यहाँ से 600 से $1300 के करीब यहाँ पे गोल्ड आया, ये सब प्राइम वाली स्थिति थी। इसके बाद प्राइसेस बढ़ी थी, तो भी यहाँ पे हम लोगों ने ज्वेलरी का डिमांड बढ़ता हुआ देखा और यहाँ पे हाई प्राइसेस बिगिन शिफ्टिंग डिमांड टू इन्वेस्टमेंट। अब जब यहाँ से $600 से हमने $1300 होता हुआ देखा और इक्विटी मार्केट में एक झटका लगा सब प्राइम के बाद, तो लोगों ने यहाँ पे शुरू की निवेश करना। कहाँ पे? गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में। अब यहाँ तक आपको इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा, गोल्ड गोल्ड दिख रहा है, ज्वेलरी दिख रही है। 2020, ये आपको सब पता है कि 2020 में कोविड आया, उसके बाद प्राइसेस कहाँ से कहाँ गए। अब यहाँ पे रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हम लोगों ने आता देखा, लोअर वॉल्यूम है लेकिन ट्रेड यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड यहाँ पे सिर्फ 44% रह गया टोटल डिमांड का। चलिए, ये हमने यहाँ पे बात कर ली कि किस तरीके से हम लोगों ने एक मतलब आता हुआ देखा था मूवमेंट करेंसी में। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि निवेश का क्या यहाँ पे मतलब रहा, तो 1950 में आप देखेंगे 200 से 400 टन जो था वो निवेश होता था। ये ब्रेटन वुड एरा था, यहाँ पे बैंक्स जो है वो लोन मतलब कि गोल्ड लेते थे। 1960 में क्या हुआ, 300 से 500 टन का क्या होता था, ग्लोबल डिमांड हमारा रहता था, ये बैंक्स की तरफ से जनरली आता था। अब यहाँ पे किसने बनाया था, यूरोपियन बैंक्स ने यहाँ पे पैसा मतलब कि गोल्ड को एक्यूमुलेट करा था। 1970 में क्या हुआ था, ये बैंक्स अब यहाँ पे धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, हर 100 से 200 टन वो यहाँ पे रखने लगे। अनसर्टेनिटी आफ्टर द निक्सन शॉक, जब निक्सन का शॉक आया था उन्होंने गोल्ड को यहाँ पे मतलब कि वो करा था, स्टैंडर्ड हटाया था, तब यहाँ पे एक बारी गोल्ड की वैल्यू कम होती हुई नजर आई। 1980 में क्या हुआ, ये 100 टन के करीब आ गया और नेग्लिजिबल डिमांड रह गई सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, न्यूट्रल स्टेट में हम आ गए। अब स्मॉल स्केल सेलिंग बिगिन हो गई, यानी कि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खरीदते थे। 1980s में उन्होंने बेचना शुरू करा। 1990s में क्या हो गया, 300 से 50 टन हम यहाँ पे आ चुके हैं माइनस में। अब यहाँ पे ये माइनस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, निगेटिव, यानी कि अब हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर हुए, पीक होल्डर्स हुए, स्टैटिक हुए, न्यूट्रल हुए। अब धीरे 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 हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे न्यूट्रल हुई और न्यूट्रल से हम यहाँ पे बायर से हम सेलर कैटेगरी में आ गए। ये 90 का दशक था जब यहाँ पे ग्रेट सेलिंग एरा शुरू हुई थी और वेस्टर्न बैंक, यूके, स्विट्जरलैंड ने अपना गोल्ड को बेचना शुरू किया और डेड एसेट बताया इसे, बताइए। और उस समय वो डॉलर की डिमांड बड़ी ज्यादा थी। 2000 में ये जो बेचने की जो इंटेंसिटी थी, ये -400 टन हो गई निगेटिव नेट सेलर से। अब सेलिंग क्या था, कंटिन्यूड था। सेंट्रल बैंक्स जो थे वो यहाँ पे बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब हम यहाँ पे कैप के साथ बेचेंगे, यानी कि मार्केट को क्रैश होने के लिए मतलब बचाना होगा। 2010 में यहाँ पे जो बेचने की वो थी वो यहाँ पे मतलब कम हुई और यहाँ से -600 टन से प्लस में आ गए। अब यहाँ पे उन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू किया। यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव हुआ था, अब हमने 2010 में शुरुआत करी खरीदारी की, क्योंकि बार बार मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट था वो यहाँ पे खराब हो रहा था। सब प्राइम यहाँ पे आ चुका है आपको 2008 में सब प्राइम। तो जैसे ही सब प्राइम आया और स्थिति खराब हुई अपने फाइनेंशियल मार्केट की, गोल्ड की यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गई और जग गए हमारे सेंट्रल बैंक्स के, नहीं भैया गोल्ड पे हमें जाना है, वो हमारा असली सोना है, असली वो है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, तो 2008 की क्राइसिस के बाद इन्होंने खरीदना शुरू किया। किसने खरीदना शुरू किया, रशिया, चाइना, इंडिया। समझिए हम प्रोएक्टिव थे यहाँ पे, हमने यहाँ पे बाइंग शुरू करी। 23-24 पे हम -400 टन से हम आ गए +800-1100 टन। यहाँ पे 20-25% जो कंट्रीब्यूशन था टोटल मतलब डिमांड ऑफ गोल्ड का, ये आ गया सेंट्रल बैंक्स को। हाइप क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन आपको बड़े जोरों से था। रिकॉर्ड बाइंग हुई 2022 में और 1967 के बाद हम सेंट्रल बैंक से सबसे ज्यादा सोना खरीदा, 1136 टन। 24-26 में ये 900 से 1000 टन है। अब आप बोलेंगे गिर रहा, नहीं, रिकॉर्ड
प्राइस पे भी ये इतना खरीद रहे हैं, उन्होंने अपने परसेंटेज को मेंटेन करके रखा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि तीसरा धड़ा कौन सा है जो आपके मतलब कि गोल्ड को कंट्रीब्यूट करता है, पहला धड़ा ज्वेलरी, दूसरा सेंट्रल बैंक बाइंग, तीसरा है आपको ईटीएफ की डिमांड। 1950 से 1990 में ईटीएफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इसको छोड़ के चलिए। 2000 में यहाँ पे 600 आउंस की वैल्यू थे यहाँ पे। ईटीएफ का अर्ली अडॉप्शन हुआ यानी कि 2003। जिस ईटीएफ में आप इतना निवेश करते हैं, कम से कम हमें ये जानना चाहिए कि ये कब आया था इंटरनेशनल मार्केट में, 2003 में। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल होल्डिंग यहाँ पे 1500 टन की हुई। जब 2010 में सबप्राइम यहाँ पे आया तो लार्ज हेड फंड्स ने इसमें अपना झुकाव अपना किया और मैसिव स्विंग्स आया, और 2800 टन का जो करीब करीब होल्डिंग था ये आपको ईटीएफ में आया। मिक्स सेंटिमेंट्स आया आपको कोविड के समय में, और यहाँ पे हम लोगों ने ईटीएफ से थोड़ा सा आउटफ्लो होता हुआ भी देखा था, क्योंकि उस समय काफी लोगों ने अपने निवेश को बेचा था। 24-25 में अगर आप देखेंगे नेट जो इनफ्लोज था एवरी ईयर का, ये यहाँ पे 500 से 600 टन का हो गया। और हमारा टोटल जो ईटीएफ में कितना निवेश अपना आ गया था, टोटल ग्लोबल होल्डिंग यहाँ पे 3900 टन का था। और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था, खास करके एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। 26 की बात करते हैं, 26 में रिकॉर्ड हाई पे जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी भी हमारी जो ईटीएफ होल्डिंग है वो कितने टन से बढ़ी है, 250 टन, क्वार्टर 1 ओनली, सिर्फ क्वार्टर 1 यानी कि जनवरी से मार्च का डेटा है। इसमें हम 250 टन जो ईटीएफ की खरीदारी है कर चुके हैं, और ये पीक डिमांड है आपका। तो अब आपको ये जो चौथा स्लाइड है ये क्या दिखा रहा है, ये आपको रिवर्सल्स दिखा रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, यहाँ तक तो $35 फिक्स होता था, प्राइसेस यहाँ पे इतने बढ़े, वो ज्वेलरी डिमांड आपको मतलब बढ़ती गई 2000 में ये 2400 टन आई, और 2400 टन से अब यहाँ के घटते घटते ये 1600 टन रह गई। जबकि सेंट्रल बैंक की बाइंग आपको 1950 में 300 प्लस टन थी। अब वहां से वो निगेटिव कहाँ पे हुए, 2000 में ये -450 टन तक हुए, यानी कि कितना उन्होंने बेचा, बहुत बेचा। उसके बाद अब यहाँ पे वो प्लस आ गए 2025-26 में 1000 टन के करीब। और 2026 में भी उन्होंने 230 टन ऑलरेडी खरीद लिया सिर्फ क्वार्टर 1 में, तो हमारा 3 क्वार्टर अभी बाकी है। जबकि ईटीएफ की होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज्यादा ये गोल्ड, और कहाँ कहाँ इसका ध्यान है। 1990s में अगर आप देखेंगे, जो वेस्टर्न बैंक थे उन्होंने डंप कर दिया और उन्होंने गोल्ड खरीदा। और नेग्लिजिबल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सोवरेन यहाँ पे वेल्थ फंड है, पेंशन फंड्स हैं, उन्होंने गोल्ड को कैसे देखा, ओल्ड एसेट यानी कि नो यील्ड। और मार्केट पैटर्न क्या था, ब्राउन बॉटम, यानी कि 20 ईयर के लोज पे था, और सिल्वर का रिजर्व यहाँ पे खत्म हो रहा था। यानी कि ये वो दशक था जब सिल्वर गोल्ड की वैल्यू नहीं थी। 2000 में क्या हुआ, कोऑर्डिनेटेड सेलिंग आई यहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने कोऑर्डिनेटेड सेलिंग का मतलब था उन्होंने सेलिंग को रखा लेकिन केप्ट रखा। यहाँ से एंट्री हो गई आपको ईटीएफ की, और यहाँ पे सोवरेन वेल्थ फंड्स ने यहाँ पे ईटीएफ में अपने निवेश की शुरुआत करी, पेंशन फंड्स ने। और यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ रीलेगिटिमाइजेशन में। अब आपको यहाँ पे गोल्ड जो रीगेन करा था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, 2010 में रशिया, चाइना, इंडिया ने अग्रेसिव बाइंग करी, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे सॉवरेन वेल्थ फंड आए, और यहाँ पे आपको आता है पेंशन फंड्स। बड़े बड़े फंड्स होते हैं जब पेंशन फंड्स की बात होती है, उन्होंने अपना 1 to 3% का पोर्टफोलियो गोल्ड को देना शुरू किया, और यहाँ से गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पे रिजर्व मूव हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड से ईस्टर्न वंस, यानी कि क्यों, हम यूरोपियन यूनियन और यूएस से बढ़ के जो वर्ल्ड में सोना था वो कहाँ बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था रशिया, चाइना, इंडिया में। यानी कि हम ईस्टर्न साइड वो मतलब कि अपने फिजिकल गोल्ड को ला रहे थे। ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत स्ट्रांग मूव थी अपनी कंट्रीज की। और उन्होंने ना 2023 और 2023 में क्या करा, एक्यूमुलेशन का हाइप था यहाँ पे। हमने 1100 टन सोना 22 में सिर्फ लिया। और यहाँ पे क्या था, हेज अगेंस्ट डेब्ट, मैसिव स्टिमुलस जो था वो आया था यहाँ पे, टू बाय गोल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब क्या है, मैसिव स्टिमुलस लेड बाय फंड्स। अब यहाँ पे मैसिव स्टिमुलस आया था, इन्फ्लेशन भी यहाँ पे आया उसकी वजह से, तो हेज फंड्स ने यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे बाय करा। वेपनाइजेशन ऑफ यूएसडी, अब यहाँ पे यूएस डॉलर की बात हो रही है। अब यहाँ पे सोवरेन गोल्ड फंड, वेल्थ फंड्स जो थे, वो गोल्ड से मूव होके क्या हो रहा था, सैंक्शन रिस्क आ गया था यहाँ पे। और आपने देखा था कि रशिया यूक्रेन के वॉर में उनपे गोल्ड पे सैंक्शंस लगा था। उनके जितनी भी यहाँ पे फंड्स थी रशिया से बाहर, उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। तो उन्होंने, दूसरी कंट्रीज ने भी यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म करके गोल्ड में अपना निवेश जो है वो शुरू किया, क्योंकि
इनकी पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन और यूएस की जो थी वो इन फेवर ऑफ अदर कंट्रीज नहीं थी। अब यहाँ पे 2025 24-25 में गोल्ड ओवरटुक यूएस ट्रेजरी, ये बहुत बड़ा मामला है जब लोगों ने, सेंट्रल बैंक्स ने या सरकार ने अपना गोल्ड को, सबसे ज्यादा निवेश होता था यूएस ट्रेजरी में, उसको छोड़ करके उन्होंने गोल्ड में निवेश करना शुरू करा। और ये वो साल था जब यहाँ पे गोल्ड ने ओवरटेक करा किसको, यूएस ट्रेजरी को, एज अ इन्वेस्टमेंट काउंटर। अब मेन स्ट्रीम एसेट में हमारा आ गया, और टोटल एयूएम जो होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये उसका 4 to 5% जो है वो गोल्ड अपने यहाँ लेने लगा। द न्यू मल्टीपोलरिटी, गोल्ड इज नाउ द प्राइमरी टूल फॉर डी डॉलराइजेशन। यानी कि आप कहीं तो पैसा लगाएंगे अपना, तो डॉलर से हटा के आपको सेफ हेवन बैंक अब क्या लग रहा है, आपको गोल्ड लग रहा है। ये चीजें थी। अब ये तो कहानी हो गई डिकेड वाइज से, ये कहानी नहीं है, ये आपका लॉजिकल फैक्टर है। अब आपको ज्वेलरी कंजम्पशन देखेंगे 2025 Q4 और Q1 का, तो आपको लेटेस्ट डेटा देखना चाहिए। ज्वेलरी कंजम्पशन यहाँ पे कम हुई है, प्राइसेस बहुत बढ़ गया, अब हम खरीद ही नहीं सकते बहुत ज्यादा। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईटीएफ ने थोड़ा सा पैसा यहाँ पे ज्यादा निकाला है, मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हुआ है और यहाँ पे वॉर भी आया, उसका इम्पैक्ट भी आया है। टोटल डिमांड ओटीसी में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप गोल्ड के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये गोल्ड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न तो दिया था पिछले साल। इस बार इतनी ज्यादा प्रेशर के बाद भी ये एक पॉजिटिव रिटर्न देते हुए गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये गोल्ड वर्सेस निफ्टी का चार्ट है। आप देखेंगे ये ब्लू कलर जो है ना आपको गोल्ड को दिखा रहा है, रेड कलर आपको निफ्टी को दिखा रहा है। 16 से लेके 26 का डेटा, यानी कि आपको मैं दिखा रही हूँ 10 साल का डेटा। 10 साल में आपने देखा जैसे जैसे यहाँ पे निफ्टी बढ़ी है तो गोल्ड एक रेंज में रहा है, लेकिन निफ्टी जैसे यहाँ पे गिरी है गोल्ड प्राइसेस अप आया। निफ्टी यहाँ पे बढ़ी है, गोल्ड टूटा नहीं है, मानिएगा यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा टूटा नहीं, वो रेंज में है। जब निफ्टी बढ़ती थी तो गोल्ड रेंज में आ जाता था, निफ्टी बढ़ती थी गोल्ड रेंज में आ जाता था, करेक्शन नहीं था यहाँ पे। फिर यहाँ पे निफ्टी बढ़ी है तो गोल्ड भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली बढ़ना शुरू हुआ है। निफ्टी यहाँ पे बढ़ा है, गोल्ड यहाँ हल्का गिरा, लेकिन अब यहाँ पे गोल्ड जो है वो निफ्टी का आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सीएजीआर अगर मानेंगे तो अगर निफ्टी का 12% है तो हमारा 14% है। ओवरऑल देखा जाए आईएनआर टर्म्स में तो 2011 से 2026 का अगर एवरेज करेंगे तो हमारा गोल्ड रेट एट 14.4% है, जबकि बाकी करेंसीज में 9% है। चाइना की करेंसी में 99.4% है। सबसे ज्यादा रिटर्न हमारे मतलब की करेंसी में है। यही कारण है कि अभी यूएस आईएनआर जो है वो अगर आपको डिप्रिशिएट होता है और अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो गोल्ड आपको इसके अगेंस्ट भी एक सेफ्टी देता है, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी देता है, करेंसी के अगेंस्ट भी देता है। अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप यहाँ पे जरूर लगा के रखिए गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड आपको एक पोर्टफोलियो को श्योर करके रखता है। और दूसरी चीज है, इस पोर्टफोलियो के परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं, और आपको बढ़ाना भी चाहिए जिस तरह की स्थिति है। और मुझे लग रहा है कि आपको 15-20% गोल्ड में रखना चाहिए। ईयर वाइज अगर देखेंगे तो 2005 से 2026 तक सिर्फ 4 बार ही गोल्ड गिरा है, बाकी टाइम आपने इसके रिटर्न्स को देखा है। और यहाँ पे तो आपने 76% के रिटर्न को यहाँ पे देखा है। जबकि सिल्वर में देखा जाए तो 6 बारी प्राइसेस गिरी है, निग्लिजिबल है, इसको 1% को हम बहुत ज्यादा लेके नहीं चलेंगे। जबकि 25 में हमने यहाँ पे 170% तक अपसाइड देखा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कब हमें एंटर करना चाहिए, हमें एंटर करना चाहिए कभी भी, लेकिन आपको मई का महीना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लगातार आप एंटर करते हैं तो अक्टूबर तक आपको एक राइज देखने को मिलेगा, और सीजनैलिटी के हिसाब से मई का महीना बढ़िया है, जबकि आप अक्टूबर को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो को देखिएगा जरूर। और वीडियो अगर अच्छा लगे और बाकी लोग को भी ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा, प्रमोट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हाई बटन मिले तो हाई जरूर करिएगा। और अपने फीडबैक में जरूर रखिएगा कि आपने गोल्ड को एज अ ज्वेलरी, डेरिवेटिव मार्केट में, डिजिटल गोल्ड में या ईटीएफ में किस रूप में आपने इसे निवेश करके रखा है। थैंक यू।